यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 7th की साइंस एनसीईआरटी अपनी कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी अपनी की थी साइंस की। अब 2 चैप्टर आपके बचते हैं, तो कल तक आपका जो दोनों चैप्टर आपके फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हम क्लास 8 की अपनी जो एनसीईआरटी है वो करेंगे। तो क्लास 7 के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे बिना कोई रेस्ट के। क्लास जो 8 आपकी है साइंस की, तो डेली आपको क्लास जो 8 की है वो भी एनसीईआरटी आपको करवाई जाएगी। चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर आपको करवाया जा रहा है, एक एक टॉपिक आपको समझाया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आज का जो हमारा चैप्टर है, चलिए ये हमारा जो चैप्टर है 17 वन हमारी जीवन रेखा। तो चैप्टर 17 में क्या है कि जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वो हमारी क्या है, जीवन रेखा है, अवर लाइफ लाइन। तो हमारी क्या है, लाइफ लाइन आपके है। तो वन यानी फॉरेस्ट, वन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फॉरेस्ट इसको बोलते हैं, फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन, लाइफ लाइन। तो जो वन है वही हमारी जीवन रेखा है। चलिए इसका पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला जो आज का क्वेश्चन आता है, हमारा पहला टॉपिक है कि वन हमारी जीवन रेखा है। वन क्या है, हमारी जीवन रेखा है। फॉरेस्ट जो है वो लाइफ लाइन है। तो पहला इसमें पॉइंट आता है, एक शाम बुझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। तो एक समय की बात कर रहा है, जो इवनिंग की इसमें बात की गई है, इवनिंग के समय की, कि जो बुझो था एक वृद्ध व्यक्ति के पास, जो एक बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा पर्सन है, उसके पास वो उसके साथ कहाँ पर गया, पार्क जो होता है, तो पार्क में वो गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। तो उसने क्या किया, उनका जो परिचय था वो अपने मित्रों से करवाया था। प्रो अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। तो किसने करवाया था, जो वृद्ध व्यक्ति थे। तो वृद्ध व्यक्ति के साथ, बूढ़े व्यक्ति के साथ ही बुझो गया था। तो वृद्ध व्यक्ति ने बुझो का जो इंट्रोडक्शन कराया, जो उनका परिचय करवाया, वो अपने मित्रों से करवाया, अपने फ्रेंड से करवाया, जो कि एक अहमद थे, यानी प्रोफेसर अहमद थे, जो यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय जो है उसमें क्या थे, कार्यरत थे, एक वैज्ञानिक थे। वहाँ पर बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। तो बच्चे क्या करने लगे, खेलने लगे, वे अपने खेल में मगन हो गए जो बच्चे थे। और जो प्रोफेसर अहमद थे, जो वृद्ध व्यक्ति था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसका जो दोस्त था, वो प्रोफेसर अहमद एक बेंच जो होती है, एक साइड यानी बेंच पर वो बैठ गया। वे थके हुए थे, वे क्या थे, थके हुए थे, टायर्ड थे, क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। क्यों, वे जो टायर्ड थे, वे थक क्यों गए थे, क्योंकि उन्होंने जो शहर आपका है, जो सिटी था, उसमें स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी यानी एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें किया था, जिस वजह से वे टायर्ड हो गए थे, थक गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। तो थोड़ी देर में क्या हो गया, बच्चे जो है उसके इर्द गिर्द यानी उसके चारों तरफ आकर बैठ गए। इर्द गिर्द का मतलब है कि चारों ओर उसके आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। तो बच्चे जो थे वो समारोह जो हुआ, जो प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से प्रोफेसर अहमद थक गए थे। तो उसी समारोह से, प्रोग्राम के बारे में बच्चे जानने के लिए इच्छुक थे, उसके बारे में जानना चाहते थे। अगला पॉइंट है कि प्रोफेसर अहमद है, उसने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि जब सांस्कृतिक जो कार्यक्रम था, फंक्शन था, उसके खत्म होने के बाद जो वरिष्ठ नागरिक थे, जो वरिष्ठ यानी जो वरिष्ठ है, एज में जो बड़े थे, उन नागरिकों ने क्या की, जो शहर की जो बेरोजगारी है, तो शहर की बेरोजगारी के समस्या पर क्या की थी, उन्होंने चर्चा की थी, डिस्कशन उन्होंने किया। तो उसके बाद उन्होंने डिस्कशन किया, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी होता है आपका अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड जो प्रॉब्लम आ रही थी, समस्या है, उस पर उन्होंने डिस्कशन किया। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की। तो जो वरिष्ठ नागरिक थे, जो आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, सेलिब्रेशन यानी प्रोग्राम के खत्म होने के बाद जो डिस्कशन किया, तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो सीनियर यानी वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं, सीनियर जो पीपल थे, उन्होंने आपस में बातचीत करने के बाद जो बेरोजगारी, जो अनएम्प्लॉयड जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी, उसके डिस्कशन के बाद एक समस्या का जो समाधान निकाला कि शहर के ठीक बाहर, शहर से क्या यानी शहर के बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की, जो वन्य क्षेत्र है, उसकी सफाई करने के लिए क्या यानी वन की सफाई करनी है, और उसके बाद एक वहाँ पर कारखाना स्टैब्लिश करना, स्थापित करना है कि योजना उन्होंने प्रस्तुत की, किस तरह आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका
मिलेगा। तो इससे जो शहर है, जो सिटी है, उसकी जो जनसंख्या यानी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो उसमें जो तो बढ़ती जनसंख्या को क्या मिलेगी, नौकरी का उसमें अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ, तो बच्चे जो थे उनको बहुत ज़्यादा इसमें क्या हुआ, आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। तो बच्चों को आश्चर्य किस लिए हुआ कि जब जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने बताया कि जो ये हमने समस्या का जो समाधान निकाला था, यानी जो वन क्षेत्र को साफ करके एक कारखाना बनाने की बात कही थी, तो इसको भी लेकर क्या हुआ, कुछ जो लोग थे उनमें उसके अपोजिट चले गए, यानी यहाँ पर कारखाना नहीं बनना चाहिए, उसके विरोध में चले गए। अब आता है अगला पॉइंट कि प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हैं। तो प्रस्ताव के जो विरोध का कारण जब उन्होंने बताया तो प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े हैं, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। तो जब जो लोग बाग जो इसका प्रस्ताव रखा था, इसका जो विरोध किया, तो प्रस्ताव का जब विरोध किया जा रहा था तो प्रस्ताव के विरोध के दौरान क्या बताया, जो प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे जो व्यक्ति इसके विरोध में चले गए थे, तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि जो हरे भरे यानी जो हरे भरे वन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो हमारा लंग्स होता है, जो फेफड़ा होता है, इतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होते हैं, हरे भरे वन आपके होते हैं। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करता है। तो वन जो है, जो फॉरेस्ट है, वो जल शोधन जो तंत्र होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उसके रूप में भी वो कार्य करता है। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। तो उनकी जब प्रोफेसर अहमद की बातें सुनकर जो बच्चे थे वे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। तो प्रोफेसर अहमद जो थे वो समझ गए थे कि जो बच्चे हैं उन्होंने कभी जो फॉरेस्ट है, जो वन होता है, वो नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। तो बच्चे जो थे जब उन्हें वन के बारे में यानी फॉरेस्ट के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था, तो वो उसे जानने के लिए और ज़्यादा क्या थे, जिज्ञासा थी उनके मन में, उत्सुकता थी कि वे वन के बारे में जान सके। अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। तो बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि हमें भी प्रोफेसर जो अहमद है, तो उनके साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो फॉरेस्ट है, जो वन है, उसमें जाएंगे। यानी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम भी वन में जाएंगे, फॉरेस्ट को देखेंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, वन भ्रमण। जब फॉरेस्ट जो आपका है तो वो वन जो है, वन के भ्रमण पर गए। तो वन जो है, वन का जब उन्होंने भ्रमण किया यानी विजिट टू अ फॉरेस्ट, क्या किया उन्होंने, वन भ्रमण हो जाएगा आपका विजिट टू अ फॉरेस्ट, टू ए फॉरेस्ट। तो वन का जब उन्होंने भ्रमण किया यानी फॉरेस्ट जो आपका वन होता है, जंगल आपका होता है, जब उसने जंगल का भ्रमण किया या फॉरेस्ट जो वन है उसका भ्रमण किया, तो एक रविवार, कब किया, यानी एक रविवार, यानी जैसे आज संडे है तो संडे की बात इसमें कही गई कि एक रविवार उन्होंने सुबह उठकर बच्चे चाकू, हैंडलेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गाँव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। तो जब संडे के दिन ही सुबह के टाइम जो बच्चे थे उन्होंने अपने साथ चाकू रखा, हैंडलेंस रखा, छड़ी अपनी ली, नोटबुक ली और आदि कुछ इस तरह की जो वस्तु है वो लेकर वो प्रोफेसर जो अहमद थे उनके साथ गांव के ही समीप में, गांव के ही पास में जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, उसमें वे निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला। तो जब वे रास्ते में यानी जंगल में वे जा रहे थे, जंगल में जाते टाइम क्या हुआ, यानी जो जंगल का रास्ता था उसी पर क्या मिला, जो गांव का ही उनकी उम्र का यानी बच्चों की उम्र का एक लड़का था, जिसका नाम था टीबू। तो लड़के की जो एज थी उसी की एज का एक लड़का मिला, टीबू, गाँव का जो उनका था। तो वो उन्हें रास्ते में मिलता है, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। तो वो किसके साथ था, जो लड़का उन्हें मिला गाँव का ही, वो अपनी चाची जो उनकी आंटी थी उनके साथ वो मिला, जो कि मवेशी जो होती है उनको वन में, फॉरेस्ट में चराने के लिए जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है। तो उन्होंने क्या देखा, जो टीबू है वो बहुत ही फुर्तीला आपका है। तो टीबू कैसे था, फुर्तीला था, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। जैसे जो
आपके ये होते एनिमल्स होते हैं, तो इनमें क्या, जब ये झुंड में आपके यानी झुंड में रहते हैं तो इनके साथ ये कभी इधर इधर उधर अपना निकल जाते हैं। तो झुंड को एक साथ रखने के लिए वो क्या कर रहा था, यानी जो टीबू था वो फुर्तीला इसलिए बताया गया कि आनन फानन में यानी जल्दबाजी में वो क्या कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था, यानी उन्हें झुंड में रख रहा था जिससे जो एनिमल्स थे, जो मवेशी थे, वो इधर उधर ना चले जाए। तो वो उन्हें क्या एक जगह अपने यानी ग्रुप में वो रखे हुए था, तो इसलिए उसको फुर्तीला बताया गया है। अगला पॉइंट आता है कि बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया। तो बच्चों को देखकर जो टीबू था, जो मवेशियों को चराने के लिए जंगल यानी वन में जा रहा था, उनके साथ ही वो चलना शुरू कर देता है। जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। लेकिन क्या था, जब वो मवेशियों को लेकर जा रहा था, जो उसके साथ जो उसकी आंटी थी, जो चाची थी, वो मवेशियों को लेकर दूसरी ओर से निकल गई और टीबू जो था वो बच्चों के साथ दूसरी साइड अपना निकल गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, जैसे ही क्या था, जो लोग थे यानी जो बच्चे प्रोफेसर अहमद के साथ वन में भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो वे क्या, जैसे उन्होंने वन में प्रवेश किया तो टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया। तो टीबू ने जो अपना हाथ था यानी उसका जो हाथ था, हैंड था, उसे उठाकर सबको, जो बच्चे थे, उन्हें शांत रहने के लिए संकेत दिया, साइन दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती है। अगर हम शोर करेंगे, नॉइज वहाँ पर होगी फॉरेस्ट में, तो क्या होगा, जो एनिमल्स वहां पर रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, उनको परेशानी हो सकती थी। टीबू ने वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। तो टीबू जो था वो वन में यानी फॉरेस्ट में एक ऐसी हाइट पर ले गया, एक ऐसी ऊंचाई पर लेगा जहां से जो वन था वो व्यापक दृश्य में आपका दिख रहा था, यानी अच्छा उसका जो नजरिया था वो अच्छा आपका दिख रहा था। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे क्या हो गए, उसमें आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। जब वे एक हाइट पर यानी एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो उसे देखकर जो बच्चे थे वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें वहां पर बहुत दूर दूर तक क्या नहीं दिखाई दे रही थी, जो जमीन है वो उसको नहीं दिखाई दे रही थी। तो जमीन ना दिखाई देने के कारण बच्चे वहां पर आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज्ड वहां पर हो गए, क्योंकि जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो दूर दूर तक कहीं भी उनको दिखाई नहीं दे रही थी। अगला पॉइंट है, विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया। तो विभिन्न वृक्ष यानी डिफरेंट जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उन्होंने शिखरों ने भूमि के ऊपर क्या बना दिया था, हरा आवरण सा बना दिया था। तो हरा यानी जो लैंड थी, जो धरती थी, लैंड को क्या किससे कर दिया, कवर, यानी ग्रीन, उससे लैंड जो थी वो कवर हो गई थी ग्रीन कवर से, यानी ग्रीन जो कवर है उससे वो कवर हो चुकी थी। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, यद्यपि आवरण चित्र समान रूप से हरा नहीं था। क्या था, जो आवरण चित्र था वो समान रूप से ग्रीन आपको नहीं दिख रहा था, यूनिफॉर्मली वो क्या था, ग्रीन आपका नहीं था। वहाँ का वातावरण शांत था, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल शांत आपका था। इन्वायरमेंट कैसा था, शांत था, पीसफुल था, और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। जो ठंडी ठंडी हवा है यानी कोल्ड एयर वहाँ पर क्या थी, वो ब्लोइंग कर रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए। तो इससे जो बच्चे थे वो काफ़ी क्या हो गए, तरोताज़ा यानी फ्रेश उन्हें फील होने लगा और वे खुश हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। तो नीचे जब वे जो हाइट पर यानी एक ऊंचाई पर गए थे, जब वहां से वो वापस आ रहे थे, रिटर्न आ रहे थे, तो जब वे वहां से वापस आए तो क्या हुआ, उन्हें बच्चे जो थे वो अचानक यानी सडनली उन्हें पक्षी, जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनकी चहचहाट की आवाज़ उनको आई, और वृक्षों की जो ऊंची ऊंची जो ब्रांचेस थी, जो शाखाएं थी, उनकी ओर से कुछ विशिष्ट जो ध्वनियाँ होती है, जो साउंड होता है, वो उनको सुनाई दिया, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा जो बच्चे थे वो उत्तेजित हो गए। अगला पॉइंट है कि टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा। जो टीबू था, जो मवेशियों को चराने के लिए गया था, जो बच्चों के साथ आ गया था, तो उन्हें टीबू ने जो और बच्चे थे उनको शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। क्योंकि यह क्या थी, वहाँ की जो सामान्य यानी नॉर्मल वहाँ पर आपकी घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर यानी बच्चों की प्रेजेंस के कारण कुछ जो बंदर थे वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे। तो बच्चों को प्रेजेंस देखकर यानी बच्चों को जंगल में देखकर, वन में देखकर, जो बंदर होते हैं, जो मंकी होते हैं, वो जो वृक्ष है, जो पेड़ वहाँ पर ट्री होते हैं, उनकी जो ऊंची ऊंची जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, उन पर वो बैठ गए, जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए, जिससे वहाँ पर
चलिए, जो बंदर थे, जब वो बंदर जो थे वो ट्री पर यानी जो पेड़ होते हैं उन पर चढ़ गए, जो उनकी शाखाएं होती है, जो उनकी टहनियाँ होती है, उन पर वो बैठ गए। तो वहाँ पर जो विश्राम करे जो पक्षी होते हैं, जो अपना घोंसला बनाकर वहाँ पर पेड़ों पर रहते हैं, तो वे अशांत हो गए, क्योंकि जो बंदर थे उनकी टहनियों पर जा जाकर बैठ गए, जिससे उन्हें डर लगने लगा, जिससे उन्हें क्या यानी डर लगने लगा और वे अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। तो जो जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, जो दूसरे जंतु होते हैं, उनको साइन देते हैं, यानी अलग अलग तरह के जो साउंड होते हैं उनको वो देते हैं और चैलेंज करते हैं कि इनको जो अदर्स एनिमल्स है तो उनको सचेत करते हैं, तो विशिष्ट प्रकार का वो साउंड वहाँ पर निकालते हैं। तो इसी तरह इसमें आपका बताया गया, जो बंदर थे जब वे ऊपर यानी टहनियों पर जाकर बैठ गए, तो जो पक्षी थे वो क्या करने लगे, आवाज़ देने लगे, यानी उनकी जो आवाज़ है वो अलग, वो जो साइन था वो देने लगे। टीबू ने यह भी बताया, जो टीबू है उसने ये भी बताया कि शुक्र, वराह या सुअर, गोर, बाइसन, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। तो टीबू ने ये भी बताया कि जो सूकर होता है, जिसमें वराह या सुअर आपका आता है, क्या आता है, वराह या सुअर जो एनिमल्स है वे आपके आते हैं, तो इसमें आपका आता है। और जो गोर होता है यानी बाइसन होता है, गीदड़ होता है, या से ही हाथी होता है। तो जैसे जो जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ये वन के अधिक जो सघन क्षेत्र होता है वहाँ पर ये रहते हैं। तो सघन क्षेत्र में ये जो एनिमल्स है वो पाए जाते हैं। सघन यानी जो डीपर एरियाज आपका होता है, गहराई वाले एरिया में ये पाए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया, जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना है। तो उन्होंने बच्चों को समझाया, उन्हें सावधान किया कि आपको जहाँ पर भी सघन क्षेत्र है, सघन क्षेत्र यानी जहाँ पर डीप एरिया है वहाँ आपको नहीं जाना है, यानी गहराई में आपको नहीं जाना है, खाई वगैरह में आपको नहीं जाना है। तो ये उन्हें जो प्रोफेसर अहमद था उन्होंने बच्चों से कहा। बुझो और पहेली को याद आया, जो बुझो है और जो पहेली है उनको ये स्मरण हुआ, उनको ये याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। जो वन है उसको आवासों के रूप में भी उन्होंने पढ़ा था। तो जैसे आप अपने घरों में रहते हैं, उसी तरह जो एनिमल्स होते हैं, वो जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वहाँ पर वे रहते हैं, वहाँ पर उनका रहन सहन होता है, वहाँ पर वे लिव्ड करते हैं। अब वे स्वयं देख रहे थे, अब उन्होंने क्या देखा, ये स्वयं उन्होंने वहाँ पर नजरिया अपना देखा। अब आता है अगला पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, तो इसमें आता है कि वन जो है वो किस कार अनेक जंतु और पादपों के लिए आश्रय, या आपका किस प्रकार आपका है। तो वन जो है वो किस प्रकार अनेक जंतु और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। जो वन होता है, जो फॉरेस्ट आपका है, जैसे घर आपका है, तो घर आपके लिए रहन सहन के लिए कब होगा, जब आपके जो जरूरी सामग्री आपकी है, जो जरूरी मटेरियल होता है, जो आप डेली यूज करते हो, जो आपके रहने के लिए आपके ज़रूरी होता है, वो जब सारा मटेरियल आपके घर पर होगा, तो वो उसी तरह क्या होता है, उसी तरह जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर क्या होता है, जो एनिमल्स है, एनिमल्स के खाने पीने का जो सामान होता है वो वन में यानी जंगल में मिलता है। और जो आप रहते हो, अपने घरों में रहते हो, अपने जो हाउस आपका है वहाँ पर आप निवास करते हो, वहाँ पर रहते हो, तो वहाँ पर आपकी जो ज़रूरी सामग्री होती है वो सारी आपको घरों में मिलती है। इसी तरह जो एनिमल्स है उनके रहने की जो जगह होती है वो जंगल आपका होता है, क्योंकि उन्हें जो अपना खाने का जो सामान होता है वो सारा जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर मिलती है, वन में, जंगल में उन्हें मिलती है। इसी तरह जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें भी जो ज़्यादातर जो अपना क्या करता है, जो आश्रय यानी आवास है वो वन उनका होता है, फॉरेस्ट उनका होता है। तो पहला पॉइंट है कि जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे, जिस जो भूमि होती है, जो लैंड होती है जिस पर वे चल रहे थे, वह उबड़ खाबड़ थी। वह कैसी थी, उबड़ खाबड़ थी, वो उबड़ खाबड़ एक तरह से आपकी थी, उबड़ खाबड़ थी। देन आता है इसके बाद कि उबड़ खाबड़ होने के बाद और अनेक वृक्षों से ढकी थी, यानी जो पृथ्वी, जो धरती थी, जो लैंड वहाँ की थी, जंगल की, फॉरेस्ट की, वो एक तरह से उबड़ खाबड़ थी, इकसार, यानी वो इकसार आपकी नहीं थी, उबड़ खाबड़, कहीं ऊंचा था कभी नीचा था। तो इस तरह वो जो थी धरती थी, जो धरती थी, लैंड थी, और उसके जो अनेक वृक्षों से वो क्या थी, कवर्ड थी, यानी जो वृक्ष थे उससे वो कवर थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, जो टीबू है उसने क्या देखा, जो साल होता है, जो टीक होता है, सेमल होता है, या शीशम, नीम प्लांट्स
अंजीर, खेर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। तो टीपू था वो उनकी हेल्प कर रहा था बच्चों की, जिससे वो जो पेड़ वहाँ पर लगे हुए थे उनका जो नाम है यानी टीप की जो टीबू है वो जो ट्री था जो पेड़ है उनकी आइडेंटिफाई बता रहा था, उन्हें पहचान करने में मदद कर रहा था कि कौन सा शीशम का पेड़ है, कौन सा टीक का पेड़ है और कौन सा आपका नीम का पेड़ है, अंजीर का पेड़ है। ये सारे पेड़ों को वो उनकी जानकारी दे रहा था, क्योंकि टीबू आता रहता था फॉरेस्ट में, इसलिए उसे सारी चीज़ें की जानकारी थी। तो वो उन बच्चों को बता रहा था कि जो पेड़ है जो वृक्ष है उनकी पहचान करने में उनकी हेल्प कर रहा था कि ये किस चीज़ का पेड़ आपका है। अगले पॉइंट में बता रहा है कि जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती है। तो प्रोफेसर अहमद जो है उन्होंने बताया कि जो वन है जो फॉरेस्ट है उसमें हर तरह के जो वृक्ष आपके होते हैं, यानी कई तरह के जो पेड़ होते हैं पेड़ आपके पाए जाते हैं, जो झाड़ियाँ होती है वो पाई जाती है, शाख होता है, श्रब्स होता है और जो ग्रास आपकी होती है वो भी वहाँ पर पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लता भी लिपटी होती है। तो जो वृक्ष होते हैं इन पर अलग अलग तरह की क्या होती है, यानी अलग अलग तरह की आपकी इस पर विसर्पी लताएं होती है और आरोही लताएं भी यहाँ पर लिपटी हुई होती है। तो विसर्पी लताएं और आरोही लता भी यहाँ पर आपकी लिपटी हुई होती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आरोही आपका हो गया। नेक्स्ट आता है जो क्रीपर्स और क्लिम्बर्स की इसमें बात की गई है। अगले पॉइंट है कि वृक्षों की घनी पत्तियां, जो वृक्ष होते हैं जो पेड़ होते हैं उनकी जो घनी पत्तियां होती है उसके आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था। तो वृक्षों की जो घनी पत्तियां थी, वृक्षों की घनी पत्तियां यानी जो पेड़ों पर ज्यादा जो पत्तियां आ रही थी उसका आवरण जो था, उसका जो कवरिंग था, उसके कारण क्या हो रहा था, जो सन वहां पर जो सन था, सन की जो रे होती है तो सूर्य जो था वहां पर बहुत ही मुश्किल से वहां पर दिखाई देता था, जिससे क्या था, जो फॉरेस्ट था जो वन था उसके अंदर काफी अंधेरा वहां पर दिखाई दे रहा था, अंधकार वहां पर था, लाइटिंग नहीं थी। क्योंकि जो लाइटिंग क्यों नहीं थी, क्योंकि जो पेड़ थे यानी जो पेड़ आपके थे, वृक्षों की जो घनी घनी लीव्स होती है, जो पत्तियां होती थी वो क्या कर रही थी, कवर कर रही थी, यानी सूर्य की जो किरण है वो जमीन पर नहीं पड़ने दे रही थी, तो वो वहीं से क्या कर रही थी, कवर हो जाती थी और वन में अंधेरा रहता था। जैसे जो आपके घर है, अगर आपने पूरा जो घर अपना है वो पूरा घर आपने छाप लिया, यानी पूरा घर जो होता है आपने छाप लिया, तो उसके बाद क्या होगा, जो सूर्य की किरण होगी वो आपको घर में अपनी नहीं दिखाई देगी। जब आप टेरेस पर अपने जाओगे तब आपको वो सूर्य अपना दिखाई देगा। तो इसी तरह इसमें वन की बात आपकी कही गई है। अगला पॉइंट अब हम एक्सपेरिमेंट के मीडियम माध्यम से इसको करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करना है। सबसे पहले हमें लेना है अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर। तो अपने जो आपके घर है उन पर जो घर में आपकी विभिन्न वस्तुएं मिली जाती है, सब्सटेंस होता है, तो उनको आपको ध्यान से देखना है। उन वस्तुओं की सूची बनाए, उन वस्तुओं की क्या करनी है, आपको एक लिस्ट रेडी करनी है जो ऐसे सामग्री से बनाई गई, जो ऐसी मटेरियल से बनाई गई है जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया। कहाँ से, जो वन होता है जो फॉरेस्ट है वहाँ से वो प्राप्त की गई हैं। आपकी सूची में कास्ट से बनी अनेक वस्तु, जैसे तो कास्ट जो है उससे बनी जो वस्तु होते हैं, जैसे प्लाईवुड हो गया, ईंधन की लकड़ी हो गई, बक्से हो गए, कागज होते हैं, माचिस की तिल्लियां और फर्नीचर हो सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की बात की गई है, जैसे प्लाईवुड होता है आपका, ईंधन की लकड़ी, जो आप लकड़ी यानी लकड़ी जलाकर जब आप खाना बनाते हो तो ईंधन वाली जो लकड़ी होती है जिससे आप खाना रेडी करते हो वो वाली लकड़ी की इसमें बात की गई है। बक्से होते हैं जो आपके बने होते हैं, कागज हो गया, माचिस की जो तिल्लियां होती है, जो आप माचिस यानी मैच बॉक्स आप यूज करते हो, माचिस की तिल्लियां, तो उसकी बात की गई है। फर्नीचर जो आपका होता है तो फर्नीचर हो सकते हैं। आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप जड़ी बूटियां भी वनों से प्राप्त होती है। तो आप ये भी जानते हो कि जो गोंद होती है या जो तेल होते हैं, मसाले होते हैं या जंतुओं का जो चारा होता है और जो औषधियाँ होती है वो सब यानी जो जड़ी बूटियाँ होती है वो सभी क्या वन से आपको प्राप्त होती है। तो उनका जो उत्पादन है यानी जो ये ओरिजिन होती है वे कहाँ से ओरिजिन होती है, तो वे जो ओरिजिन होती है वो फॉरेस्ट से होती है, जंगल से ही वो आपकी आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉरेस्ट यानी जंगल में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शीला, इसके बाद है कि जो शीला है वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। तो जो वृक्ष लगे हुए हैं जो वन में यानी फॉरेस्ट में जो वृक्ष लगे हुए हैं ये इन वृक्षों को लगाया किसने है। तो शीला ये समझ नहीं पा रही थी कि वृक्ष किसने लगाए हैं। तो जंगल में जो वृक्ष है इतनी तरह के वो लगाए किसने हैं, तो लगाने वाले कौन थे इसमें आपकी बात की गई है। चलिए इससे पहले एक बार हम पिक्चर देख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे।
देखिए जैसे ही आप जो जंगल में आप जा रहे हो, जो जंगल में जाओगे, जंगल की जो हाइट होता है यानी ऊंचाई पर जब आप जाओगे और ऊंचाई से नीचे की ओर आप देखोगे तो इस तरह आपको जो जंगल है ये आपको दिखाई देगा। यानी पूरी जो धरती है वो कवर किससे है? ग्रीन कलर से। ये क्या है? ग्रीन कवर्ड है। तो इस पर जो लैंड है, आपकी जो धरती है वो कवर्ड है ग्रीन, यानी हरी हरी आपको दिखाई दे रही है। तो इसका जो आवरण है वो हरा आपको दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पर आप जो ऊपर है, ऊपर की ओर आप खड़े हो जाओगे तो नीचे की ओर अगर आप देखोगे तो इस तरह आपको जो पहाड़ी होता है, पहाड़ी पर यानी जो जंगल आपके होता है वो आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट, लकड़ी के खिलौने आपके होते हैं। लकड़ी वाले जो खिलौने होते हैं ये आपके बनाए गए। यहाँ पर ये मोहरी लाख आपकी होती है। इसके बाद ये आपकी है कत्था आपकी होती है। ये कत्था आपकी हो गई। ये क्या है? यहाँ पर आपकी गोंद है, ये गोंद हो गई। और इससे ऊपर आपका जो शहद है, ये सब क्या आपको जो जंगल है वहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको मिलती है। यानी ज़्यादातर जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? जैसे कि आपको बताया, जो तेल होती है, गोंद होती है, मसाले होती है, या जो जंतुओं का जो चारा होता है, या फिर जो औषधियाँ आपकी होती है, जैसे जड़ी बूटी आप यूज़ करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फॉरेस्ट यानी जंगल में आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो शीला वाला क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था कि जो शीला है वो समझ नहीं, यानी शीला को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। तो जो वृक्ष है, जैसे आप जब आप कुछ चीज़ें पढ़ते हो, यानी आप जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हो, तो आपके मन में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बनते होंगे। जब आपने टॉपिक जो है अपना पढ़ लिया, तो उसी तरह जो शीला है उसके मन में भी एक क्वेश्चन आया कि जो ये वृक्ष है, जो वन में जो वृक्ष आपके लगे हुए हैं अलग अलग तरह के, इनको लगाने वाले कौन है? तो वही बात इसमें पूछी गई है। अगला पॉइंट आता है कि जो प्रोफेसर अहमद है उसने बताया। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि प्रकृति में वृक्ष, तो प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। तो प्रकृति में जो वृक्ष है, यानी नेचर में जो नेचर में जो ट्री आपके लगे हुए हैं, प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसमें जो वृक्ष है वो पर्याप्त यानी सफिशिएंट अमाउंट पर जो सीड है उसका ओरिजिन, उसको प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो प्रोड्यूस जो बीज उत्पन्न होता रहता है। तो वन की जो भूमि होती है, तो वन की जो लैंड है, उनके अंकुरन और नवोदित और पौधों में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। तो क्या होता है, जब ये जो बीज यानी जो सीड का जो उत्पन्न करते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो वहाँ पर जो वन की यानी जो भूमि है, जो फॉरेस्ट की जो लैंड होती है, उनके जो अंकुरन, यानी जैसे आपने चना वाला आपने देखा था, जब जो चना आपका जड़ जाता है, अंकुरन का मतलब जो चना आपका जड़ जाता है, तो जब उसमें व्हाइट कलर की जो आपको स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, संरचना उसकी होती है, तो व्हाइट कलर का जब आपको दिखता है तो वो क्या होता है, जब वो जड़ना शुरू कर देता है तो वो वहाँ से क्या होता है, वो डेवलप होने के बाद नया जो पौधा होता है, नया जो पेड़ है वो आपका बन जाता है। तो उस तरह की जब उसको सिचुएशन यानी उसे ग्रो करने के जो ग्रो करने के लिए जो उसके अनुकूल यानी जो परिस्थितियाँ होगी वो सारी उसको मिलती रहेगी, तो वो वृक्ष बन जाएगा। यानी वृक्ष क्या करने लगेगा, ग्रो आपका करने लगेगा। यानी जो जो चीज़ें उसको चाहिए वे सारी चीज़ें उसको मिलती चली जाएगी, तो वो वहाँ पर क्या करने लगेगा, ग्रो करता चले जाएगा। अब आता है अगला पॉइंट, उन्होंने यह भी बताया, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये भी बताया है कि वृक्ष का शाखाई भाग तने से ऊपर, जो वृक्ष है, जो पेड़ होते हैं, उनका जो शाखाई भाग होता है यानी ब्रांचेज पार्ट होता है वो तने से ऊपर उठ जाता है। तना जो होता है उससे ही क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शिखर यानी क्राउन कहलाता है। ये होता है शिखर यानी क्राउन, वो कहलाता है। तो जो शाखा होती है, जो ब्रांचेस निकली होती है, तो उसी से क्या होता है, जो नया पार्ट आपका होता है वो भी आपका ग्रो कर जाता है। अगला पॉइंट आता है नेक्स्ट इसके बाद कि प्रोफेसर अहमद जो है उन्होंने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की जो शाखाएं है वो किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। तो जो ऊपर यानी जो ऊंची ऊंची हाइट वाले जो पेड़ है, वो जो छोटे पेड़ आपके हैं, तो छोटे पेड़ के ऊपर जब ऊपर वाले जो बड़े पेड़ है, जो लंबे पेड़ होते हैं, ऊंचे पेड़ आपके होते हैं, तो उनकी जो शाखाएं होती है, जो ब्रांचेस होती है, जो टहनियाँ होती है, वो क्या कर लेते हैं, नीचे पेड़ को क्या करते हैं, यानी वो ढक देते हैं उनकी तरफ, यानी वो छत का काम करते हैं, उनके ऊपर छत की तरह वो दिखाई देती है। पूरा का पूरा पेड़ कवर हो जाता है, क्योंकि लंबे पेड़ की जो तनी है, तना होता है, जो सुबह आपका होता है, तो जो ब्रांचेज है, जो शाखाएं होती है, वो उसको पूरी तरह कवर कर लेते हैं, जिससे छोटे वाले पेड़ कवर हो जाते हैं, ढक जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि यह वितान कैनोपी कहलाता है। तो जो आपने देखा ये क्या कहलाएगा, यानी जब वो जो ऊपर यानी छोटे पेड़ पूरी तरह से कवर होते हैं, लंबे पेड़ की जो ब्रांचेस है उससे वो कवर हो जाते हैं, वो उनके ऊपर की जो छत होती है उसकी तरह वो दिखाई देते हैं, तो उनको उसी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये होता है आपका वितान कैनोपी। ये क्या कहलाएगा, आपका वितान कैनोपी आपका कहलाता है।
अगला जैसे कि जो गोंद आपका होगा, लकड़ी, औषधियाँ या तेल जो होता है, गोंद हमें किससे मिलता है? बबूल के पेड़ से हमें गोंद प्राप्त होती है। लकड़ी जो होती है वो शीशम के पेड़ से हमें प्राप्त होती है। औषधियाँ जो होती है वो नीम के पेड़ से हमें प्राप्त होती है। तेल जो है वो चंदन से हमें प्राप्त होता है। तेल कहाँ से? चंदन से हमें प्राप्त होता है। तो चंदन यानी ये होता है चंदन, सैंडलवुड, चंदन को बोला जाता है सैंडलवुड। इसके बाद आता है नीम, ये आपका नीम इंग्लिश में भी आपका नीम ही होता है। शीशम भी आपके शीशम ही होती है, और ये होता है बबूल भी आपका बबूल ही होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, चलिए कैनोपी को इसमें देख लेते हैं कि कैनोपी किसको बोला जाता है। पहले क्राउन शेप वाला देखते हैं, देन हम कैनोपी वाला देखेंगे। देखिए जो अभी आपने देखा था, जो कुछ शिखर आकार के आपके होते हैं, कैसे होते हैं? क्राउन शेप में आपके होता है। क्राउन शेप यानी जो ऊंचे आपके होते हैं, क्राउन जो शेप के आपके होते हैं, ये क्राउन शेप के होते हैं, लंबे लंबे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करते हैं, जो इनकी जो ब्रांचेज है यही छोटे पेड़ को कवर कर लेती है। तो कवर करने के बाद ये क्या कहलाता है? ये होता है आपका कैनोपी। तो कैनोपी क्या होता है अब वो देखते हैं, कैनोपी देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो पिक्चर है हमारी कैनोपी वाली है। देखिए यहाँ पर जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये आपके लंबे लंबे पेड़ आपको दिख रहे हैं जो आपने अभी देखा। तो लंबे वाले पेड़ जो होते हैं, नीचे वाले पेड़ को क्या कर रहे हैं? कवर आपके कर रहे हैं। तो ये जो कवर हो रहे हैं यानी इनके ऊपर ये क्या छत की तरह आपके दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपकी जो छत है, यानी छत जब आपके सर के ऊपर जो आपकी छत दिखाई देती है, इसी तरह जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर भी क्या, इनके जो बड़े लंबे वाले पेड़ है ये इन्हें छत की तरह ही अपने दिखाई देते हैं, यानी पूरे पेड़ को क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। तो ये लंबे वाले पेड़, इसी को कैनोपी बोला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला पॉइंट इसमें जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट इसमें लेके चलते हैं कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए। यानी जो आपके आसपास कहीं पर भी आपका जो वन है, जो फॉरेस्ट, वहाँ पर आप जा सकते हैं, या फिर जो उद्यान होता है वहाँ पर आप जा सकते हैं। उद्यान में आप जा सकते हैं। जाने के बाद आपको क्या करना है, या तो आपका जो पार्क होता है, उद्यान यानी जो पार्क, या तो आप वन में चले जाओ या फिर जो पार्क होता है उसमें भी आप जा सकते हैं। और वृक्षों को देख के फिर क्या करना है, जो वहाँ पर पार्क में या फिर फॉरेस्ट में जो आपको वृक्ष लगे होते हैं, ट्री लगे होते हैं, आपको वो देखने हैं और उनके नाम जानने का आपको प्रयास करना है। यानी नाम जानने के लिए भी आपको ट्राई करना है कि कौन से पेड़ का क्या नाम है। इस कार्य में आप अपने बुजुर्ग अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। तो अब जब पेड़ का हमें नाम जानना है, हमें पेड़ों के बारे में नहीं पता, कौन से पेड़ को क्या कहते हैं, कौन सा पेड़ आपका क्या है, तो इस तरह अगर हमें जब नॉलेज नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनसे सहायता लेते हैं, या फिर जो टीचर हमारे होते हैं उनसे हेल्प लेते हैं, या फिर जो हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स की हेल्प से हम जो पेड़ है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे कि कौन सा पेड़ आपका किस तरह दिखाई देता है और कौन से पेड़ का क्या नाम आपका है। तो उस तरह हमें हेल्प करनी है। अगला पॉइंट आता है, जिन वृक्षों को आप देखें, यानी जो भी वृक्ष, जो भी ट्री आप देख रहे हो, उनकी विशेषता है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशलिटी क्या है उनकी। यानी हर बंदे में एक स्पेशलिटी होती है, उसी तरह क्या है, जो वृक्ष होते हैं, जो ट्री होते हैं, उसके अंदर भी एक स्पेशलिटी होती है कि उसकी विशेषता क्या है, वो कि जो उसका जो नाम है, यानी जो नाम आपका है तो उसकी जो स्पेशलिटी है वो किस काम में आपका काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि पेड़ जो है वो उसका जो नाम है और उसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, ये भी आपको देखनी है। जैसे लंबाई होगी, एग्जाम्पल के तौर पर जो उसकी हाइट होती है, यानी कुछ पेड़ ज़्यादा लंबे होते हैं तो उसकी हाइट आपकी होगी। पत्तियों का जो आकार होता है, जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, उनकी जो शेप है वो किस तरह की आपकी है। शिखर, यानी जो शिखर है, कैनोपी आपका है। शिखर होता है क्राउन, यानी शिखर यानी जो उसकी ऊंचाई की इसमें बात की गई है। पुष्पों और फूलों को सूचीबद्ध कीजिए। तो पुष्प, जो फूल है और जो फल है, उनको आपको लिस्टेड करना है, लिस्ट उसकी तैयार करना है। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। तो जो कुछ वृक्ष आपके हैं उनके आपको चित्र, यानी जो पिक्चर है वो भी आपको बनानी है, पिक्चर भी इसमें आपको बनानी होगी। चलिए अब आता है अगला पॉइंट। इसके बाद जब पिक्चर आपने बना ली, पिक्चर के बाद है नेक्स्ट कि अधोतल। अब आता है कि जो अधोतल होता है, अधोतल है क्या। अब इसमें पूछा गया है कि जो अधोतल है, अधोतल किसको कहा जाता है। तो अधोतल किस में बात की गई है। चलिए अब है आपका जो अधोतल है, अधोतल होता क्या है। तो अधोतल जो है ये होता है आपका अंडर स्टोरेज। अधोतल को इंग्लिश में बोला जाता है अंडर स्टोरेज, अंडर स्टोरेज। तो ये होता है आपका
अब आता है कि प्रोफेसर जो अहमद थे, जो वैज्ञानिक थे, तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। तो जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी जो शिखर होता है, उनका जो क्राउन होता है, जो शिखर होता है, तो क्राउन यानी जो शिखर होता है और जो उसकी आकृति शेप और जो साइज होता है वो क्या होता है, एक दूसरे यानी वो डिफरेंट आपका होता है। सभी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी की शेप किस तरह की, किसी का साइज किस तरह का, और किसी का जो शिखर होता है, जो क्रम्प होता है, वो अलग अलग आपका रहता है। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है। तो इसी तरह क्या होता है, जो वन होता है, जो फॉरेस्ट होता है, उस पर जो विभिन्न ऊंचाइयाँ आपकी होती है, विभिन्न जो ऊंचाइयाँ हैं, डिफरेंट जो आपका होता है, तो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती है। किस पर, जो लेयर्स यानी जो परतें होती है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आपकी रहती है, इसी को बोला जाता है अधोतल। इसी को क्या कहा जाता है, अधोतल या फिर अंडर स्टोरीज आपका बोला जाता है। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं। जो विशाल होते हैं यानी बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, जो लंबे होते हैं और घने आपके होते हैं, लंबे भी होते हैं और वे क्या होते हैं, विशाल भी आपके होते हैं। मोटे मोटे जो पेड़ होते हैं विशाल आपके होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिनकी जो परत होती है शीर्ष, वृक्ष क्या करते हैं, शीर्ष परत बनाते हैं, शीर्ष वाली परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती है। तो इनके नीचे जो लंबे वाले होंगे वो शीर्ष परत बनाएंगे और इसके नीचे जो झाड़ियाँ आपकी पाई जाती है या फिर ऊंची घास होती है, उसकी परतें होती है, उसकी लेयर होती है, और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। सबसे नीचे की जो परत होती है वो क्या बनाती है, जो शाख आपकी होती है वो बनाती है। तो शाख जो होगी, शाख माने यानी शाख को इंग्लिश में बोला जाता है हर्ब्स। हर्ब्स क्या करते हैं, लोवेस्ट लेयर आपकी बनाती है, निचली परत बनाती है। और जो झाड़ियाँ होती है, श्रब्स आपकी होती है, और जो टोल जो आपकी ग्रासेस होती है, ये आपकी बनाएगी नीचे वाली झाड़ियाँ, और सबसे ऊपर रहेगी जो विशाल और ऊंचे वृक्ष होते हैं उनकी परत। तो ये आपकी लेयर होगी। अधोतल में आपने पढ़ लिया। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है, क्वेश्चन आता है, क्या सभी वनों में, जितने भी जो वन हैं उनमें वृक्ष का समान प्रकार के होते हैं? बुझो ने पूछा। तो बुझो जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है, बुझो जो है वो क्या क्वेश्चन कर रही है कि जो जितने भी जो वन है, यानी जो वन होता है, जो फॉरेस्ट होता है, उसमें जो वृक्ष, जो पेड़ लगे होते हैं, जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो पेड़ पौधे लगे होने के कारण, पेड़ पौधे जो है वो लग रहे हैं, तो पेड़ पौधे जो लगे होते हैं उनका जो समान प्रकार के भी होते हैं, यानी सभी एक जैसे आपके पाए जाते हैं। पहला पॉइंट कि प्रोफेसर अहमद, जो प्रोफेसर अहमद थे, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती है। यानी जो जलवायु होती है, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में क्या होता है, उसके कारण जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ पौधे वन में लगे होते हैं, और अन्य प्रकार के जो पादप होते हैं, और जो दूसरे पेड़ पौधे होते हैं, जो दूसरे प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जो किस्म होती है उनमें क्या होती है, सिमिलैरिटी आपको नहीं मिलेगी, यानी वो डिससिमिलैरिटी वाले होते हैं। सबकी जो भिन्नताएं हैं वो अलग अलग आपको दिखाई देगी, तो उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। उनमें क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस उसमें आ जाते हैं। अब आता है, कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त है। तो कुछ जो बच्चे हैं जो वन में, फॉरेस्ट में जा रहे थे, तो फॉरेस्ट को में जब वो बच्चे जा रहे थे, तो कुछ बच्चे इस तरह के हैं, वो क्या देख रहे थे, जो झाड़ियाँ होती है या फिर जो हर्ब्स है, वहाँ पर जो फूल लगे होते हैं, जो पुष्प होते हैं, और वहाँ पर जो मंडरा रहे जो तितलियाँ हैं, उन तितलियों को देखने में व्यस्त है, बिजी है, तो उन तितलियों को वो देख रहे हैं। अगला पॉइंट है, उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक, उन्होंने क्या किया, झाड़ियों के नज़दीक जो तितलियाँ होते हैं, यानी जो बटरफ्लाइज है, उनको फ्लटिंग करने देख रहे थे। तो नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। तो उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक, जो झाड़ियाँ होती है उसके नज़दीक जाकर वे उस जो तितली है उसे देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गई। जब वे तितलियों को देखने के लिए, यानी जब तितली मंडरा रही थी, फ्लटरिंग कर रही थी, उस टाइम पर जो बच्चे थे वो तितलियों के साथ साथ क्या, यानी तितलियों को देखने में इतने बिजी हो गए थे, वे थोड़ा आगे खिसक गए, यानी झाड़ियों में वे बढ़ गए। तो जब वो झाड़ियों में चले गए तो उन पर क्या हुआ, जब वे झाड़ियों में चले गए तो जो उनके बाल होते हैं, जो हेयर है आपके, और जो वस्त्र उनका है, जो क्लॉथ उन्होंने पहना था, उन पर क्या लगे थे, सीड, जो बीज आपका है वो वहां पर चिपक गया था। अगला पॉइंट है कि बच्चों को वृक्षों की छाल, जो बच्चे हैं वो वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियां और वन भूमि पर सड़गल रही छायमान पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियां, गिलहरियां, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। तो बच्चों को क्या हुआ, जो वृक्षों की जो छाल होती है, जो वृक्ष है उसकी जो छाल होती है
तो वृक्षों की छाल पर वृक्षों की छाल पर या पौधों की जो पत्तियां होती है और जो वन भूमि आपकी है वहाँ पर जो सड़े गले जो पत्ते रहते हैं उन पर क्या हुआ, जो कीट होते हैं, जो मकड़ियाँ होते हैं, जो गिलहरियाँ होती है, वो चींटे और विभिन्न छोटे जंतु वहाँ पर उसे दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। फिर क्या किया उन्होंने, जो नोटबुक उन्होंने साथ में रखी थी तो अपनी नोटबुक पर उन्होंने एक पिक्चर रेडी की। तो उन जो जीव है उनकी पिक्चर उन्होंने वहाँ पर बना ली। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी। जो वन भूमि है यानी वन भूमि की जो सतह उन्होंने बनाई वो गहरे रंग की दिखा दी, रिप्रेजेंट की, और वह सूखी और छयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से क्या थी, कवर्ड थी, ढकी हुई थी। छयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म होते थे। तो जो छयमान पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, कैसे होते हैं, आर्द्र भी होते हैं और साथ साथ ये गर्म भी आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद आर्द्र यानी मोइस्ट और आर्म, ये मोइस्ट और वार्म आपके थे। इसके बाद है अगला पॉइंट, बच्चे ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। तो कैसा प्रतीत हो रहा था, यानी वो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे स्पंजी गलीचे पर चलने के समान, वो कैसा, इस तरह वो प्रतीत हो रहा था। अगला पॉइंट आता है कि क्या छयमान जो पदार्थ है वो सदैव गर्म होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि जो छयमान पदार्थ होते हैं वो हमेशा गर्म रहते हैं। तो छयमान जो पदार्थ होता है, जो मटेरियल होता है, डिकेडिंग, छयमान कैसा होता है, डिकेडिंग मटेरियल जो होता है, डिकेडिंग जो मैटर है वो हमेशा गर्म रहते हैं। तो पहला है इसमें कि एक, इसमें आता है, अब क्वेश्चन आपने देख लिया। नेक्स्ट आता है कि इसमें एक छोटा गड्ढा, आपको इसके लिए क्या करना है, जो छोटा गड्ढा आपको खोदना है, एक गड्ढा आपको खोदना है, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियां आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। फिर क्या करना है आपको, इसे ढकने के लिए, यानी जो सूखी बीज सब्जियां को जो कचरा होता है, यानी सब्जियों के कचरे होते हैं, जो सब्जियों के कचरे होते हैं, या फिर जो सूखी यानी सब्जियों को छीलने के बाद जो कचरा बनता है वो आपको डालना है इस गड्ढे में, या फिर जो सूखी पत्तियां होती है वो डालनी है। इसे भरकर आपको मिट्टी से ढक देना है। फिर जो गड्ढा आपने, यानी जो गड्ढा खोदने के टाइम पर आपकी जो मिट्टी निकली थी वो मिट्टी आपको क्या करना है, ये सब मटेरियल इसमें डालने के बाद आपको वो मट्टा, जो मिट्टी का जो गड्ढा खोदा था, जो गड्ढा आपने खोदा है उसको आपने कवर कर देना है, ढक देना है। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। फिर क्या करना है, जो इसके ऊपर आपको कुछ जल भी डाल देना है। 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डे, 3 दिन बाद आपको क्या देखना है, मिट्टी की ऊपरी परत हटा देनी है। तो 3 दिन के बाद आपने जो मिट्टी यानी जो गड्ढा खोदा था उसके ऊपर फिर आपने मिट्टी डाली हुई है, वो फिर आपको दोबारा से खोदना है, यानी उसके ऊपरी 3 दिन के बाद मिट्टी की ऊपरी परत आपको हटा देनी है। जो ऊपर की परत थी वो आपको हटा देनी है। अब आता है क्वेश्चन बनता है कि क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गड्ढा था वो अब आपको कैसा लग रहा है, यानी वो भीतर से गर्म आपको दिखाई दे रहा है, तो वो गर्म आपको लग रहा है। तो पहली ने पूछा, पहला पॉइंट है कि पहली जो है उसने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष है, जो वन है, जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारे वृक्ष आपके हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट देते तो क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन बनता है कि जो वन है, यानी वन में इतने सारे पेड़ है, अगर हमें फैक्ट्री वहाँ पर लगानी है, फैक्ट्री वहाँ पर बनानी है, कारखाने को हमें वहाँ पर इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए जो वृक्ष है, जो पेड़ है, अगर हम उन्हें काट दें, यानी कुछ वृक्षों को, उसे यानी पूरे जो वन है पूरे वन को नहीं काटना, लेकिन वहाँ पर हम कुछ जो वृक्ष है वहाँ पर हटा दे, कुछ वृक्ष को काट दे, जो कारखाना है, जो फैक्ट्री वहाँ पर लग सके, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, इफेक्ट वहाँ पर पड़ता है। तो प्रोफेसर अहमद ने, फिर जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृत पोषियों के बारे में पढ़ा है कि तुमने जो स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, जो मृत पोषी होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। यानी इसमें पूछा गया है जो इसमें आपका होता है ऑटोट्रोफ, हेटरोट्रोफ और सैप्रोट्रोप्स आपका होता है। कैसे होता है, स्वपोषी यानी ऑटोट्रोप्स आपका आता है, ऑटोट्रोप्स हो गया। इसके बाद आता है आपका हेटरोट्रोप्स, ऑटोट्रोप होता है, हेटरोट्रोप्स आपका होता है, और लास्ट में यानी तीसरा होता है मृतपोषी यानी सैप्रोट्रोप्स आपका होता है। उसके बारे में आपने पढ़ा है। तो सभी जंतु चाहे वे कैसे हो, यानी तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। फिर उसमें पूछा गया कि 3 प्लांट्स आपके 3 बता दे कि स्वपोषी होता है, परपोषी और मृतपोषी होता है, इनके बारे में तुमने पढ़ा है। नेक्स्ट है कि जो हरे पादप होते हैं, जो ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं, वो जो अपना प्रकार, जो अपना भोजन है, जो अपना फूड है, वो किस तरह अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, किसकी हेल्प से, ऑटोट्रोफ। जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन कैसे खुद बनाते हैं, यानी वे स्वपोषी होते हैं, अपना जो भोजन है वो ओन
फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, खुद से अपना भोजन बनाते हैं। तो वो कैसे, यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस इसमें करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हो, जितने भी जो जंतु है, तो ऑल एनिमल, चाहे फिर वे क्या हो, हर्बीवोर्स हो या फिर वो कार्निवोर्स हो, शाकभाषी हो या फिर मांसभाषी, या तो वो कार्निवोरस हो या फिर वो हर्बीवोरस आपका हो। तो शाकभाषी होता है हर्बीवोरस, या और जो कार्निवोरस होता है ये आपका मांस खाता है। अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर रहता है। तो ये सभी क्या होता है, तो इन्हें अगर फूड चाहिए, भोजन अगर इनको चाहिए, तो ये किस पर डिपेंड हो गए, पादप पर डिपेंड रहते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर ये डिपेंड रहते हैं। अब आता है अगला पॉइंट इसमें, ये जीव, जो जीव पादपों का भोजन करते हैं, जितने भी जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स का भोजन करते हैं, तो प्लांट्स का भोजन करते हैं, प्लांट्स का फूड बनाते हैं, उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। तो उन्हें क्या, यानी जो भोजन उन्होंने किया, यानी उन्होंने पेड़ पौधे खाए, तो पेड़ पौधे जिस भी जंतु ने, जिस भी एनिमल्स ने खाया है, तो वो क्या, दूसरे एनिमल्स का क्या हो जाता है, शिकार बन जाते हैं। तो दूसरे एनिमल्स जो मांसाहारी होते हैं, जो क्या, एक तो आपका मांसाहारी होता है, एक दूसरा आपका जो यानी दोनों को खाने वाला आपका होता है, शाकाहारी भी मांसाहारी भी, वो दोनों चीजें खाता है, तो वो उनका शिकार बन जाते हैं, तो वो उनका फूड बन जाएंगे। अब आता है, और इस प्रकार का एक जो क्रम चलता रहता है। तो ये क्या होता है, परक्रम, जो प्रोसेस आपका है ये चलता रहता है। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो एक दूसरे पर क्या है, हम डिपेंड रहते हैं। तो एक दूसरे पर जो डिपेंड, ये साइकिल आपका चलता रहता है। तो प्लांट जो है वो खुद फूड जो है अपना बनाते हैं। इसके बाद जो बकरी होती है, जो पौधे खाती है, यानी जो बकरी है वो घास वगैरह खाती है। तो घास यानी बकरी के बाद जो इसके बाद आपका होता है, तो यह जो प्रोसेस आपका कंटिन्यू आपका चलता रहता है। आपका आता है खाद्य श्रृंखला। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है कि खाद्य श्रृंखला होती क्या है। अब जो क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला की इसमें बात की गई है, तो खाद्य श्रृंखला होता क्या है। चलिए खाद्य श्रृंखला देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला आपका क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेना है आपको, इसमें एग्जाम्पल है कि घास कीटों द्वारा खाया जाता है। जो घास होता है, जो ग्रास है, वो किसके द्वारा खाई जा रही है, जो कीटे होती है, जो इंसेक्ट होता है, उनके द्वारा वो खाई जा रही है। तो घास किसके द्वारा खाई गई, इंसेक्ट के द्वारा, कीटों के द्वारा खा ली गई, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। तो कीट को कौन खाता है, मेंढक जो होता है, जो फ्रॉग होते हैं, जो मेंढक होता है, टर्टल करते हैं, वो खा लेते हैं, मेंढक को सर्व खा लेते हैं। और जो मेंढक होता है उसको कौन खाता है, मेंढक किसका फूड बना, सांप का फूड बनता है। यानी जो मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है, स्नेक खाता है। वो अपना फूड, यानी जब उसे भूख लगेगी, उसे अपना भोजन चाहिए, तो वो अपना भोजन किसे, यानी जो मेंढक होता है उसको बनाएगा। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, फूड चेन आपका बोला जाता है। ये आपकी होते है खाद्य श्रृंखला, यानी फूड चेन आपका होता है। ये होती है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला आपकी बनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको दिखाई भी जाए, जैसे घास है, घास को किसने खाया, कीटों ने खाया। कीट को कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है। मेंढक को किसने खाया, सर्प ने, यानी सांप ने खाया। और सांप के बाद जो उकाब यानी जो ग्रुड होता है वो सांप को खा लेता है। ग्रुड किसको खाता है, सांप को खाता है। तो ये जो फूड चेन आपकी है, यानी हम एक अपने खाने के लिए एक दूसरे क्या होता है, डिपेंड रहते हैं, यानी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब आपका है कि वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, जो वन है उसमें फूड चेन्स जो है वो अलग अलग पाई जाती है। तो सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध रखते हैं। तो जितने भी खाद्य श्रृंखलाएं होते हैं, फूड चेन होती है, वो क्या रखती है, संबंध रखते हैं, यानी वो परस्पर संबंधित होती है। तो इंटर रिलेशन में वो रहती है, लिंक्ड रहती है। तो एक दूसरे से वो लिंक्ड आपकी रहती है। अब आता है अगला पॉइंट इसमें, नेक्स्ट जो आता है कि वन का जो वन है, अगले पॉइंट में है कि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है। कोई भी जो फूड चेन होती है, अगर उसमें कोई भी विघ्न पड़ता है, कोई भी प्रॉब्लम उसमें आ जाता है, विघ्न अगर उसमें पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर उसमें जो विघ्न होता है वो पड़ गया, तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। फिर क्या करेगी, ये अदर जो आपकी श्रृंखला है, जो चैन बनी हुई है, उसको क्या करेगी, अफेक्ट उस पर पड़ेगा, अफेक्ट उसको पड़ेगा। यानी अगर देखिए जैसे घास आपका था, तो घास को कौन खा रही थी, कीट आपकी, यानी इंसेक्ट खा रहे थे। अगर कीट ना हो तो कीट को कौन खा रहा था, मेंढक। तो डायरेक्ट जो मेंढक है वो किस घास को तो नहीं खा सकता। तो इस तरह क्या होगा, जो इसका आपका जो खाना है, जो फूड चेन यानी जो चेन आपकी बनी हुई है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। चेन जो है वो लिंक्ड आपकी है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, और इससे क्या होगा, जो चेन बनी हुई है उस पर अफेक्ट आपका पड़ने वाला है।
उस पर क्या पड़ेगा, अफेक्ट आपका बनेगा। तो अब आपका है कि वन का प्रत्येक भाग, जो वन है, जो फॉरेस्ट है, उसका जितना भी पार्ट है वो अन्य भागों पर निर्भर रहता है, तो वो डिपेंड रहता है। यदि हम वन के किसी घटक, वन का जो कंपोनेंट है, फॉरेस्ट के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे वृक्ष को अलग कर दे, जो पेड़ है, तो सारे पेड़ को अगर हमने अलग कर दिया तो इनसे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। तो इनसे जो अदर जो कंपोनेंट है, जो घटक होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो गए, अफेक्टेड, उन पर क्या पड़ेगा, अफेक्ट उस पर पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। अब आता है अगला पॉइंट कि प्रोफेसर अहमद जो है, उन्होंने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेंस से देखने के लिए कहा। तो जो हैंडलेंस आपका है, तो जो हाथों से, यानी जो हैंडलेंस होता है, हाथ में जो लेंस रखते हैं, उसकी बात इसमें की गई है। तो इसमें जो प्रोफेसर अहमद है वो बच्चों से कह रहे हैं कि जो वन भूमि आपकी है, जहाँ यानी जंगल की जो भूमि है, जंगल यानी जो जंगल में वे जा रहे हैं, उस भूमि की जो लैंड है, उसका जो सतह है, यानी जो सरफेस है, उस पर जो पड़ी हुई जो पत्तियां है, वो लीव्स है, उसको उठाना है। आपको क्या करना है, पत्तियों को उठाना है हाथों से। फिर क्या करना है, जो हैंडलेंस आपने लिया है, यानी एक हाथ में आपको हैंडलेंस रखना है, दूसरे हाथ में आपको पत्तियां रखनी है और उसको देखना है। तो उन्हें छैमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें जो छैमान पत्तियां यानी डिकेडिंग जो आपकी लीव्स होती है, उन पर उन्हें नन्हे नन्हे जो मशरूम दिखाई देते हैं। नन्हे नन्हे क्या दिखे, उन्हें मशरूम वहाँ पर दिखाई देती है। अब आता है अगला पॉइंट कि उन्हें नन्हे कीटों, मिलिपिडों, सहस्त्रपादों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई देते। तो उन्हें क्या दिखे, जो नन्हे नन्हे जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, या जो मिलीपीडो होते हैं, या जो अंट होती है, या जो भृंग होती है, वो सभी वहाँ उसकी जो सेना होती है, यानी वो ग्रुप में आपके होता है। सेना यानी पूरी की पूरी क्या होता है, ग्रुप आपका होता है बहुत ज़्यादा। तो वो सारी क्या दिखी उन्हें, उस पेड़ जो पत्तियाँ वो देख रहे थे वहाँ पर उसमें दिखाई दी। अब आता है अगला पॉइंट, इसमें क्वेश्चन बनता है कि उन्हें आश्चर्य हो रहा था। तो क्या था, जो बच्चे थे उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। तो जो जीव है, जो वहाँ पर जो जीव थे, वो उस पत्तियों पर रहते कैसे हैं। तो क्यों इस पर रहते कैसे, इस पर पूछा गया है। पहला पॉइंट है, प्रोफेसर जो अहमद है, उन्होंने समझा कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी है। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें समझाया कि जो हमें इजीली दिख जाते हैं, यानी जो हमारे नेक्ड आइज है, यानी जो हमारी आंखों है, जिन्हें हम आंखों से आसानी से देख सकते हैं, उनके साथ साथ कुछ जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स है, इस तरह के भी वहाँ पर रहते हैं, जिन्हें हम नेक्ड आइज से अपने नहीं देख सकते, जिनके लिए या तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है या फिर किसी और चीज़ के द्वारा हम उसको देख पाते हैं। तो इसमें पूछा गया, तो अनेक ऐसे जीव होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके होते हैं, जिन्हें जैसे आपका जो दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हम इजीली नहीं देख पाते, उसके लिए भी क्या होता है, माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत होती है। तभी हम जो दही यानी जो दूध से दही बनाने का जो काम करते हैं, जो बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं, वे भी हम नेक्ड आइज से अपना नहीं देखते, तो उनके लिए भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जो वहाँ पर जो जीव रह रहे थे, जो एनिमल्स रह रहे थे, उन्हें भी हम नेक्ड आइज से अपना नहीं देख सकते। यानी जो हमारी आइज़ है, जनरली जैसे हम जो पेड़ देखते हैं, इस तरह हम उन्हें नहीं देख सकते। उनके लिए हमें जो अदर एपरेटस होता है, जो टूल होता है, उनकी जरूरत चाहिए, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, उन्हें उससे हम देख सकते हैं। जो मृदा के भीतर रहते हैं, किसके, जो मृदा होते हैं, जो सोइल होते हैं, उसके अंदर वो रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था, जो पहेली है उसको फिर आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। जो पहेली ने क्वेश्चन पूछा, तो पहेली को पहले तो ये आश्चर्य, फिर उसने क्वेश्चन पुटअप किया है, क्वेश्चन पूछा है कि जो मशरूम होती है या फिर जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल नन्हे नन्हे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख पाते, तो वो खाते क्या है। तो वो जो फूड बनाते हैं, यानी वो खाते हैं, तो वो क्या खाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, तो वे उस तरह क्या खाते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो जो प्रोफेसर अहमद है, उन्होंने बताया, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों, जंतु, उत्तकों को खाते हैं। क्या करते हैं, तो प्रोफेसर अहमद उन्हें बता रहे हैं, जो मशरूम है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वे क्या खाते हैं, जो मृत पादप होते हैं, जो पादप यानी पेड़ पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं, मृत होते हैं, या फिर जंतु, उत्तकों को वो खाते हैं। जो टिश्यू होता है, तो जंतुओं का जो उत्तक होता है, उनको वो खाते हैं। उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में वे परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं, एक जो गहरे रंग का यानी डार्क कलर में वे उसको चेंज कर देते हैं। देन जिसे क्या बोला जाता है, ह्यूमस कहते हैं, जिसे ह्यूमस कहा जाता है। जो आपने सोइल वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि जो धरती यानी जो हमारी सोइल है, जो मिट्टी है, उसमें क्या पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है, जो किसे हेल्प करता है, जब हम जो प्लांट्स होता है, जो फसल हम अपने उगाते हैं, उसे
उसे वो हेल्प करता है। तो जहाँ पर ह्यूमस होगा वहाँ पर जो प्लांट्स होता है वो क्या करेगा, ग्रो इजीली कर जाता है। तो जो सोइल होती है, जो मिट्टी होती है, तो वो क्या करता है, जो ह्यूमस है, आपको पता चल गया कि ह्यूमस आई कहाँ से, यानी जो ह्यूमस होती है वो किस तरह आपकी तैयार होती है, वो मिट्टी के अंदर आती किस तरह है, तो ये आपको पता चल गया। तो मृत जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंतु तक होते हैं, वो उन्हें खाते हैं और खाने के बाद क्या करते हैं, डार्क कलर में वो उनका चेंज कर देता है। डार्क कलर में चेंज होने के बाद उसे क्या बोला जाता है, वही आपका ह्यूमस होता है। अब आता है अगला पॉइंट, अपने ह्यूमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था। तो ह्यूमस यानी सोइल वाला जो चैप्टर था, जिसके बारे में हमने मिट्टी के बारे में हमने पूरा चैप्टर जो डिस्कस किया था, उसमें इसके बात की गई कि वहाँ पर हमने ह्यूमस पढ़ा था, तो वही बात इसमें की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, अपघटक। तो इसमें पूछा गया है कि जो मृदा है, जो सोइल है, उसकी कौन सी लेयर यानी कौन सी वो परत है जिसमें क्या मिला, हमें ह्यूमस प्राप्त होता है। तो मृदा सोइल के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, जैसे कि आपको अभी बताया, तो इसमें जो मृदा होती है वो कैसी, यानी जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, तो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे की जो जड़ होती है वो उसी यानी वो ऊपरी लेयर में आपकी रहती है, यानी कहाँ, जो ऊपर वाली लेयर रहती है, ऊपर वाली जो परत होती है, उसी परत में वो पाई जाती है जहाँ पर ह्यूमस भी आपका होता है। तो ह्यूमस भी वहाँ पर रहता है। अब आता है अगला पॉइंट, अपघटक। तो अपघटक होता क्या है, ये आता है जो क्वेश्चन बना आपका कि अपघटक क्या है। अपघटक को बोला जाता है डिकम्पोजर्स। अपघटक क्या होता है, डिकम्पोजर्स आपका होता है। चलिए, अपघटक यानी जो डिकम्पोजर है, तो डिकम्पोजर्स किसे बोला जाता है, डिकम्पोजर्स, ये होता है डिकम्पोजर्स। तो होता क्या है, ये पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को, जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, और जो जंतु होता है, एनिमल जो है, उनका जो मृत शरीर है, यानी जब उनकी बॉडी डेड हो जाते हैं, मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। तो जो ये प्रोसेस करते हैं उन्हीं को डिकम्पोजर्स बोला जाता है, अपघटक बोला जाता है। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वन होता है, जो फॉरेस्ट उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट यानी उनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है, वो इंपॉर्टेंट प्ले रोल उसमें करते हैं। अगला पॉइंट है, ये जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया। तो ये जब इंफॉर्मेशन मिली, तो जो पहेली है, तो उसने क्या किया, मृत जो पत्तियां थे उनको हटाना आरंभ कर दिया। तो मृत जो डेड लीव्स थी उनको हटाना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला, और कुछ ही देर में क्या किया, जो ह्यूमस वाली जो लेयर थी उसने वो खोज डाली। अब आता है अगला पॉइंट कि ह्यूमस है उसकी उपस्थिति, ह्यूमस की जो उपस्थिति है, ह्यूमस की जो प्रेजेंस है, यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा के निर्मुक्त होते रहते हैं, और वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये जो पोषक होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वे पुनः क्या होते हैं, जो सजीव पादप होते हैं, यानी जब हम फसल उगाते हैं उस टाइम पर दोबारा से क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब आपके कर लिए। जैसे जो पानी होता है, तो जब पानी का निष्कासन आपका रहता है, यानी पानी जो होता है, अगर आपने किसी खेत में जैसा पानी चलाते हैं, तो पानी क्या होता है, जो मिट्टी अवशोषित अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी इसमें हेल्पफुल। तो इसी तरह जो प्लांट्स आपके होते हैं, सजीव जो प्लांट्स होते हैं, वो इनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, शीला ने पूछा। अब क्वेश्चन पूछते हैं, शीला, जब वन में कोई जंतु मर जाता है, जो वन है, जो फॉरेस्ट है, अगर वहाँ पर जो एनिमल्स है वो मर जाएगा, तो उसका क्या होता है, जब जो एनिमल्स है वो डेड हो गया, मर गया, तो वो उस टाइम पर उसका क्या होता है। तो टीबू ने फिर उत्तर दिया। जो टीबू है, अब जो उत्तर अभी तक जो उत्तर दे रहा था, आंसर दे रहा था, प्रोफेसर अहमद था। अब जो उत्तर देगा वो टीबू आपका देगा। तो टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु मृत जो जंतु है वो गिद्ध होते हैं, कोआ होता है, या गिद्धड़ों के द्वारा कीटों का भोजन बन जाता है। किसका, यानी जो कीट होता है, इंसेक्ट होता है, उनका वो भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार यानी जो मांस खाते हैं उनका वो भोजन बन गया। पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है। तो पोषक यानी न्यूट्रिएंट का क्या होता है, जो साइकिल है आपका कंटिन्यूसली रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, जिससे जो वन है, जो फॉरेस्ट है, उसमें कुछ भी वहाँ पर वेस्ट नहीं जाता, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। जैसे आपके जो घर है, आपके घर में क्या होता है, कूड़ा करकट आपका होता है, यानी वेस्टेज होता है, लेकिन जो जंगल है, जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर वेस्टेज आपका नहीं होता, कुछ भी वहाँ पर व्यर्थ नहीं जाता है। अगला पॉइंट है कि पहले जो है उसने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया, उसने प्रोफेसर जो अहमद है उसको याद कराया, स्मरण
कराया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़ा क्यों कहा जाता है। जो वन है जिसको प्रोफेसर अहमद ने जब वो डिस्कशन कर रहा था, जब उसने कारखाने वाली बात की थी, तो तब क्या हुआ, उसने हरे फेफड़े यानी लंग्स के उसमें डिस्कशन किया था कि उसे क्या बोला जाता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, हरा फेफड़ा बोला जाता है, ग्रीन लंग्स आपका बोला जाता है। तो उसे क्यों कहा गया है। अब आता है क्वेश्चन कि प्रोफेसर अहमद ने फिर समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर अब आपको मिल गया कि जो प्रोफेसर अहमद ने उन्होंने फिर बच्चों को समझाया कि जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो क्या करता है, ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार जो पादप होते हैं वो जंतुओं को यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो जंतुओं का श्वसन, जो जंतु जैसे हम जो सांस ले रहे हैं, तो जो हम जंतु है यानी एनिमल्स को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में भी यहाँ पर हेल्पफुल होता है, क्योंकि पादप जो होते हैं पेड़ पौधे हैं वो CO2 लेते हैं और O2 ये आपका छोड़ते हैं। तो O2 हम लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। तो ये आपका जो प्रोसेस है, ये साइकिल आपका है। अब आता है अगला पॉइंट, वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। वो क्या करता है, जो वायुमंडल आपका है, तो इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंटल में क्या करता है, जो O2 और CO2 को क्या करता है, बैलेंस करता है। O2 और CO2 को बैलेंस करके रखता है, इसलिए वनों को हरे फेफड़ा कहा जाता है। इसलिए जो वन होता है, जो फॉरेस्ट होता है, उनको ग्रीन लंग्स के नाम से भी डिनोट किया जाता है। अब बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे, तो बच्चे जो है उन्होंने फिर क्या देखा, जो आसमान है, जो स्काई आपका है, वहाँ पर क्या है, जो क्लाउड होते हैं, जो बादल हैं वो बन रहे हैं। बूझो ने याद दिलाया, फिर जो बूझो है उसने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जलचक्र, जो वाटर साइकिल वाला चैप्टर आपका है, उसमें आपने पढ़ा था कि वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं। तो वृक्ष जो होते हैं वो अपने मूलों से क्या करे, जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो अपने जो मूल है उनसे जल अवशोषित करते हैं। जल जो होता है यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करता है। और वाष्पोत्सर्जन जो द्वारा ये क्या करता है, जलवाष्प निर्मुक्त करते रहते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, क्वेश्चन है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता। अगर बाई चांस आप मान लीजिए जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनकी जो संख्या है वो कम हो जाए, तो जो जल चक्र है, जो वाटर साइकिल आपका चल रहा है, उस पर कोई अफेक्ट पड़ेगा। अगर अफेक्ट पड़ता है तो वो किस तरह अफेक्ट उस पर पड़ने वाला है। तो पहला पॉइंट है, टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है। तो टीबू ने उन्हें बताया, फिर आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ये टीबू दे रहा है कि वन जो होता है, जो फॉरेस्ट होता है, वो केवल पादप या जंतुओं का आवास नहीं है। केवल किसका, यानी जो पादप होता है, प्लांट्स होता है, या फिर जो एनिमल्स है, उनके ही रहने की जगह नहीं है, उनका ही घर नहीं है। जैसा जो आपका घर है वो आपके घर के साथ साथ आपके जो भाई बहन है, आपके जो पेरेंट्स हैं, उन सभी का भी घर होता है। तो इसी तरह जो केवल जो वन होता है, जो फॉरेस्ट होता है, वो केवल सिर्फ एक का यानी एक ही का वो घर नहीं है, उसके साथ जो जुड़े हुए अदर जो चीज़ें हैं उसका भी वो घर है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, और जो अदर है उनका भी वो घर आपका होता है। वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय में रहते हैं। तो वन क्षेत्र में क्या होता है, जो अनेक जो मानव समुदाय में भी रहते हैं। तो मानव जो समुदाय है वो भी आपके रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियाँ के हो सकते हैं। इनमें से कुछ क्या होता है, विभिन्न जनजातियाँ के आपके होते हैं। जैसे जो आदिमानस है, आदिमानस आज भी क्या रहते हैं, कुछ जगह अब भी आपके जंगलों में रहते हैं। तो ये क्या है, जंगल में जो जनजाति आपकी रहती है। तो टीबू ने यह भी समझा कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर ही निर्भर रहते हैं। तो ये लोग जो जनजाति जो आपके होते हैं, तो जो आदिमानस होते हैं, तो आदिमानस आज भी क्या होते हैं, ये जो वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो ये किस पर डिपेंड है कि जब ये जंगल में रहते हैं, जंगलों को अपना घर मानते हैं, तो जंगलों में जब ये रहते हैं तो ये वहीं पर अपना उसी पर क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं, वहीं से सारी चीज़ों पर ये उनके डिपेंड रहते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करता है। जो वन होता है, जो फॉरेस्ट होता है, उन्हें भोजन भी देता है, आश्रय यानी खाने की जगह, खाना भी देता है, रहने की जगह देता है, पानी देता है, और जो औषधियाँ होती है, जो जड़ी बूटियाँ होती है, अगर इंजेक्ट हो जाता है, कुछ इंजरी हो जाती है, चोट वगैरह लग जाते हैं, तो वहाँ से औषधियाँ भी वो देता है। तो वन क्षेत्र में रहने वाले लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में भी जानते हैं। तो जो वन क्षेत्र में जो जैसे जो आदिमानव है या फिर जो अदर आपके रहते हैं, तो वे जगह अगर पेड़ यानी वनों में रहते हैं, तो उन्हें जो पेड़ होते हैं उनकी जानकारी रहती है कि कौन से पेड़ हमें क्या देता है, कौन से पेड़ का क्या बेनिफिट है, कौन से पेड़ को किस नाम से डिनोट करते हैं, तो उन्हें ये सारी जानकारी रहती है।
अब आता है अगला पॉइंट, पहेली जो है उसने अपने मित्रों को याद दिलाया। तो पहेली ने अपने मित्रों को क्या याद दिलाया कि वे प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्याय फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। जो आपका चैप्टर था न्यूट्रिशन, यानी जो पौधे में क्या था, पादप में पोषक, यानी पोषक में जो था आपका, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें आपका कि बुजो जो है उसने एक छोटे झरने से पानी पी रहा था। तो बुजो जो है वो क्या, जो छोटा छोटा जो झरना होता है उससे वो पानी पी रहा था। जो झरने होते हैं जो ऊपर की ओर से क्या पानी आपका नीचे गिरता है, तो उसी तरह जो झरने आपके बने होते हैं, तो झरने से वो क्या कर रहा था, पानी पी रहा था। तो झरने से उसने जैसे पानी पिया तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार करा। तो उसने ये देखा कि जो हिरन होते हैं, तो हिरन क्या कर रहे थे, एक झुंड में यानी एक ग्रुप में थे। तो उसने कुछ दूरी पर झरने को क्या किया, पार कर रहे थे। तो झरना है जिससे वो पानी पी रहा था, उसे कुछ दूरी पर वो पार कर रहे थे। कुछ ही पल में सभी हिरन झाड़ियों में गायब हो गए। कुछ ही पल में उसने देखा सारे के सारे जो हिरन है वो जो झाड़ियाँ होती है उसमें वो गायब हो गए। सघन झाड़ियाँ और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। जो सघन जो झाड़ियाँ होती है या फिर जो ऊंची ऊंची जो घास होती है, जंतुओं को भोजन देते खाने को, और जो आश्रय रहने की जगह प्रदान करता है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांस भक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ये उन्हें क्या करता है, जो वन में यानी फॉरेस्ट में जो मांस भक्षी रहते हैं, जो क्या करते हैं, दूसरे जो एनिमल्स है उन्हें खाते हैं, उनसे उनकी सुरक्षा करती है। अब आता है अगला पॉइंट कि टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। फिर जो टीबू है उसने जो वन का जो फर्श होता है, यानी जो वन की जो सरफेस आपका है उसको देखना स्टार्ट कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। तो सडनली उसने कुछ देखा और जो बच्चे और थे उनको वो अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई, यानी कुछ जो जंतु है जो लीद का दिखाई दी। तो लीद जो है उनकी जो पोटी है वो उसने दिखाई। तो लीद यानी जो पोटी जो जंतु करते हैं, एनिमल जो पोटी करते हैं, वो उन्होंने बच्चों को दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच में अंतर भी समझाया। और विभिन्न यानी डिफरेंट जो एनिमल्स है वे जो पोटी करते हैं, जो लीद करते हैं, उनके बारे में उन्हें समझाया। प्रो अहमद ने उन्हें बताया, जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। तो प्रोफेसर जो अहमद है उन्होंने बच्चों को यह भी समझाया कि जो वन अधिकारी होते हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, तो वन अधिकारी जो होते हैं वो वन में क्या करते हैं, यानी जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी जो प्रेजेंस है, यानी कौन कौन सा एनिमल्स इस फॉरेस्ट में रहता है, अगर कुछ चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे पता करते हैं, यानी उनके बारे में जो नॉलेज रखते हैं वो उनकी जो लीड होती है, जो उनकी पोटी होती है एनिमल्स की, उससे भी वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन सा एनिमल इस वन में प्रेजेंस है। बुजो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी छैमान डेयरी की ओर आकर्षित किया। जो बुजो है उसने सभी का जो ध्यान है वो जो एनिमल्स की जो पोटी है, जो लीद है, एक बड़ी छैमान यानी एक जो बड़ी डिकम्पोजिस आपका था उसके द्वारा डेयरी का क्या क्या आकर्षित किया, उनको अट्रैक्ट किया। कुछ डेर पर अनेक भ्रंग और कैटरपिलर लार्वा पनप रहे थे। तो वहाँ पर उसने देखा उस ढेर यानी जो एनिमल्स की जो पोटी थी, तो वो जो ढेर बना हुआ था उस पर क्या था, अनेक जो था भ्रंग और जो कैटरपिलर जो लार्वा होता है पनप रहे थे। तो वहाँ पर लार्वा जो था पनप रहा था और अनेक नवोविद्य भी अंकुरित हो रहे थे, और जो अनेक जो नवोविद्य भी वहाँ पर अंकुरित हो रहे थे। अब आपका अगला को है पॉइंट कि प्रोफेसर अहमद ने बताया, जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने ये भी बताया कि नवोविद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जो नवोविद है वो कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतु का छैमान गोबर, जो जंतु होते हैं उसका जो छैमान गोबर होता है, या जैसे गाय भैंस आपके घरों में रहते हैं वो क्या करते हैं, गोबर देती है, गोबर करते हैं। तो इसी तरह नवोविद्यों में उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। तो नवोविद्यों को उगने के लिए की भी क्या होता है, पोषक जो तत्व होता है वो भी उसे प्रदान करता है। यह सुनने के बाद बुजो ने अपनी नोटबुक में नोट किया कि पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। तो जो ये है आपका जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वो अधिक किस्मों को क्या देता है, यानी जंतुओं को आश्रय देने के साथ साथ क्या करता है, जो वन जो शाकाहारी जो जंतु होते हैं, जो शाकाहारी जंतु आपके हैं उन्हें भोजन भी देता है और उन्हें रहने के लिए जगह भी देता है। अब आता है अगला पॉइंट,
शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में भी क्या होती है, यानी उन्हें ग्रो करने में भी हेल्पफुल होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए, जो अपघटक होते हैं, तो अपघटक क्या है, जो अपघटक आपने पढ़ा, तो ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जो डिकम्पोजर आपके होते हैं, जो अपघटक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से क्या होती है, भरपूर आपकी रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पहली को फिर याद आया, जो पहली है उसको स्मरण हुआ कि याद आता है कि अपने विद्यालय की पार्श्व दीवार, जो पीछे यानी जो स्कूल है उसके जो पीछे वाली जो दीवार है उस पर पीपल का एक पौधा उगा हुआ देखा था। तो उसने क्या किया, जो पीपल था यानी उसके जो स्कूल है, जो विद्यालय उसमें था जिसमें वो पढ़ने जाती है, वहाँ पर भी पीछे वाली जो दीवार है उस पर एक पीपल का जो पौधा है, पेड़ है, वो उग गया था। जैसे आपने देखा होगा जो घरों वाली दीवार होती है वहाँ पर भी आपने पीपल, कभी कभी जो छोटा पीपल यानी पीपल जो होता है वो वहाँ पर उग जाता है। तो ये पूछा गया है कि क्या आप यह समझने में उसकी सहायता कर सकते हैं कि वह वहाँ कैसे उग गया। तो जब वो वहाँ पर उसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेगी तो वो वहाँ पर उग जाता है। अब आता है अगला पॉइंट इसमें, अब आता है कि अब लगभग जो है अप्रोक्स यहाँ पर दोपहर यानी 12 बज चुके हैं, दोपहर हो चुकी है, दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। तो जब दोपहर हो गई तो बच्चे जो थे वो वापस अपने घर आना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जो टीबू था उसने, यानी जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते पर न जाकर दूसरे रास्ते की ओर उन्होंने उसे बताया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। जब वे अपने घर के लिए दूसरा जो रास्ता उन्होंने लिया उस पर वो जा रहे थे तभी क्या हो गई, जो बारिश है, जो वर्षा है, वो आनी शुरू हो गई। उन्हें यह देखकर आश्चर्य, उन्हें क्या हुआ, फिर ये देखकर उन्हें आश्चर्य होता है कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही है। तो जो वर्षा की जो बूंदें होती है यानी जो ड्रॉप है रेन की, वो सीधे नहीं पड़ रही थी। वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छेदित कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में वो परिवर्तित कर रहे थे। जो वितान यानी जो आपको बताया था, जो झाड़ी वाली बात थी, यानी जो बड़े ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं, जो उनकी शाखाएं होती हैं, वो क्या कर रही थी, वो जो शाखाएं होती वो वर्षा की बूंदों को, यानी जो रेन की जो ड्रॉप थी उसको विच्छेदित कर रही थी। यानी जो मोटी मोटी बूंदें थी उनको विच्छेदित करके छोटी छोटी फुहार, जैसे झाड़ा आपका आता है, यानी बारिश का जो झाड़ा आता है, उसी तरह वो क्या कर रही थी, चेंज आपकी कर रही थी। जैसे आप फुहारे से नहाते हो तो उस तरह वो आपका चेंज करती जा रही थी। तो उसने जो ऊपरी लेयर थी वन में, तो उसने उसे चेंज कर दिया फुहार में। जैसे फुहारे में आप नहाते हो उसी तरह वो आपका चेंज हो गया। अधिकांश जल वृक्षों की शाखा, यानी जो फुहारे में क्या होता है आपका, फुहारे में आपका डायरेक्ट जो पानी, यानी उसमें जो छिद्र हूल जो होते हैं, तो हूल जो होते हैं वो कितने सारे आपके फूल होते हैं, यानी एक छेद से पानी ना आकर अनेक वहां पर छेद आपके हो गए। तो इसी तरह वहां पर उसने फुहार बनाई हुई थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। तो अधिकांश जो जल था, यानी ज्यादातर जो जल था वो वृक्षों की जो शाखाएं है, जो पेड़ की जो ब्रांचेस थी या जो पत्तियां होती है या फिर जो उनका तना था, उनसे होता हुआ नीचे की जो झाड़ियां होती है, जो सर्ट्स और हर्ट्स होते हैं, उस पर धीमे धीमे गिर रहा था। तो ऊपर जो लेयर थी वहां पर आपका तेजी से आ रहा था, लेकिन जैसे वो नीचे होता आ रहा था, यानी 3 लेयर में आपका पार्टिसिपेट था, तो उसी तरह क्या है, वो नीचे आते आते उसकी जो स्पीड थी वो स्लो होती चली गई। स्पीड क्या थी, यानी वो धीमे धीमे गिर रहा था। अब आता है इसके बाद अगला पॉइंट, उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी है। फिर उन्होंने देखा कि कई जो स्थान है इस तरह, यानी वन में इस तरह का स्थान भी है जहाँ पर जो भूमि है, जो सरफेस आपका है, जो धरती है, वो ड्राई है, सूखी हुई है, वहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं आई है। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई। फिर क्या हुआ, यानी हाफ आवर बाद उसने देखा कि हाफ एन आवर बाद क्या हुआ, यानी आधे घंटे के बाद 30 मिनट के बाद जो बारिश थी वो रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत व पत्तियों की परत अब कुछ गीली हो गई। फिर उन्होंने देखा कि जो वन भूमि की सतह पर क्या हुई, जो गिरी मृत जो पत्तियां थी, जो मरी यानी डेड जो लीव्स थी, तो उनकी जो लेयर थी वो भी क्या हो गई थी, गीली आपकी हो गई थी, मॉइस्ट आपकी हो गई थी। लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। लेकिन उन्होंने देखा जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वहां पर
कहीं भी जल का आपका भरा हुआ नहीं दिखाई दे, यानी जो जल का, जैसे आप देखते हो जब बारिश ज़्यादा आती है तो सड़कों पर भी क्या होता है, पानी आपका भर जाता है। तो इस तरह उन्होंने वहाँ पर जो पानी है वो भरा हुआ नहीं देखा। कहाँ, जो जंगल में गए थे, फॉरेस्ट में जा रहे थे, जंगल में, वन में, उन्होंने ये देखा कि पानी कहीं पर भी उन्हें भरा हुआ नहीं दिखा। तो बूझो के मन में, फिर बूझो के मन में क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि इतनी तेज वर्षा होने के बाद भी, इतनी तेज जब वर्षा हुई इसके बाद भी जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर पानी नहीं भरा है, पानी का जमाव नहीं हुआ है, पानी कहीं भी गड्ढों जैसे भरा हुआ, जैसे जो शहरों में होता है, क्या होता है, अगर बारिश थोड़ी सी तेज आपके आ जाती है तो पानी आपका भर जाता है। तो इस तरह उसने देखा कि वन में इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो उसने क्वेश्चन किया, यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में होती हुई तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती, तो वहाँ पर क्या होता, अगर इतनी तेज जो वर्षा जैसे वन में हो रही थी, फॉरेस्ट में हो रही थी, अगर इस तरह की जो वर्षा है शहर में होती तो वहाँ पर क्या होता है, जो नाले होते हैं, जो सड़कें होती है, वो पानी से पूरी तरह भर जाती है। तो पानी का वहाँ पर जमाव हो जाता है, पानी भर जाता है। अब आता है नेक्स्ट, इसमें पहला पॉइंट है, यदि वन नष्ट हो गए, अगर जो वन होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, यानी जो वायु है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 है, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। जिससे क्या होता है, पृथ्वी का जो ताप होता है वो बढ़ जाएगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों और पादपों की जब अनुपस्थिति हो जाएगी, अगर पेड़ पौधे वहाँ पर प्रेजेंस नहीं होंगे, जो एनिमल्स हैं उनको फूड और जो लिविंग सरफेस है वो उनको नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पेड़ों की अनुपस्थिति में जब पेड़ नहीं होंगे, उसके बारे में ये आपके चारों पॉइंट है कि जब पेड़ नहीं होंगे तो मृदा जल को नहीं बांध पाते हैं। जो मृदा होती है, जो सोइल होती है, वो जल को भी नहीं बांध पाते हैं, जिससे बाढ़ आते हैं। जिससे क्या आ जाते हैं, जो बाढ़ है वो आ जाएगी। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अप्रोहन घातक है। तो हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन क्या है, अप्रोहन घातक आपकी होगी। सोचिए, हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, यानी वन को कंजर्व करने के लिए, जो फॉरेस्ट है उनको बचाए रखने के लिए हम कौन कौन सा कदम उठा सकते हैं, कौन कौन सा जो फेज है वो हम उठा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका इसके बाद, कि आपके शहर जो है, आपका जहाँ भी आप रहते हो, यानी जो सिटी आपकी है, जो विलेज है, यानी आपके शहर में अगर कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है, कई घंटे तक, यानी आपकी जो हाई रेन होती है उच्च दर से, यानी भारी वर्षा जो होती है वो आपकी आ रही है, तो क्या होता जब अगर भारी वर्षा जब आती है तो क्या होता है। पहला पॉइंट है, जो क्वेश्चन जो प्रोफेसर जो अहमद है वे बोल रहे हैं, तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन जो है वो वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करता है। तो वन क्या करता है, वन जो होता है वो वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषण, यानी जो नेचुरल क्या होता है आपका, अवशोष कर लेता है, पानी को अवशोष कर लेता है, यानी पानी जो होता है आपका, वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कार्य करता है और उसे अवशोषित होने देता है। तो अवशोषित होने देता है, जैसे आपका जो फर्श है, जो एग्जाम्पल है, अगर आपने फर्श पर आप पानी गिरोगे, तो फर्श पर अगर आपने पानी गिर दिया तो फर्श क्या होगा, उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो पानी क्या होता है, फिसल आपका जाता है। यानी अगर पानी आपका एक जगह पर वो फिसल के बहुत ज़्यादा जो स्पेस होता है, जो सरफेस आपका होगा, उसको क्या कर देगा, यानी पूरे जो सरफेस पे पानी आपका फिसल जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पर आपका मिट्टी वाला आपका है, तो मिट्टी में अगर आप पानी डालते हो, यानी फ्रेश ना होकर आपका जो मिट्टी वहाँ पर है, अगर मिट्टी में आपका पानी गिर जाता है तो वो क्या होता है, वो आपको वहीं पर आपको मॉइस्ट, हल्का सा वहाँ पर नमी आएगी, मॉइस्ट आपकी आती है, लेकिन आपको जो पानी है वो आपको नहीं दिखाई। यानी कुछ ही देर में आप देखोगे पानी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी, यानी जो सोइल होती है वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, हल्का सा आपको वहाँ पर नमी दिखेगी। लेकिन जो फर्श आपका होता है, फर्श जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो यही बात इसमें बताई गई है कि जो वन होता है वो पूरी तरह से पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यह वर्षा भर भूमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। तो वर्ष जो होता है ये क्या होता है, साल भर, यानी जो ये वर्ष होता है, ये वर्ष में, ईयर में क्या होता है, जो भूमजल यानी जो आपका ग्राउंड वाटर होता है उसको, उस लेवल को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। वन सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। जो वन होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बाढ़ आपकी आती है तो बाढ़ को कंट्रोल करने में भी ये हेल्पफुल होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसके साथ साथ जो नदी होती है, जो रिवर होता है, उसमें जो पानी आता है, जल होता है, उसका जो प्रवाह होता है, यानी जो जल उसमें बह रहा है, उसे बनाए रखने में भी हेल्पफुल होता है, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती है, जिससे हमें जो जल है, यानी जितना हमें वाटर चाहिए उसका क्या होता है, हमें जो सफिशिएंट जो अमाउंट पर हमें वाटर मिलता रहता है।
अब आता है अगला पॉइंट, इसके विपरीत, यानी इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें, इसके अपोजिट में बात करते हैं, इसके विपरीत में हम बात करते हैं, तो यदि वृक्ष ना हो, अगर वृक्ष ना हो, जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं ना हो, तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तो वर्षा जल यानी जो बारिश आपकी आ रही है, बारिश वाला जो पानी है वो सीधा कहाँ, धरती पर आपका यानी जो लैंड है उस पर आपका गिरेगा, तो भूतल पर गिरकर क्या करेगा, वो आसपास का जो क्षेत्र होता है, जैसे आपने देखा होगा जब ज़्यादा जो अभी आपका जो बाढ़ आई थी, तो उसी तरह वो क्या करता है, क्षेत्र में आपका जो एरिया होता है वहाँ पर वो भरना शुरू हो जाएगा। तेज वर्षा जो होती है वो मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। जो तेज वर्षा होती है वो जो सोइल होते हैं उसको जो ऊपरी उपजाऊ, यानी जहाँ पर आप जो फसल होती है, तो फसल जो होते हैं, जब फार्मर यानी जो किसान होते हैं, जो फसल उगाते हैं, तो फसल उगाते हैं, जो पेड़ पौधे वहाँ पर उगते हैं, वो सिर्फ जो ऊपरी लेयर आपके होते हैं, ऊपरी वाली जो परत होती है, जो उसकी जो जड़ होती है, वो जो उपजाऊ परत होती है, उसको क्या, वो भी क्षति आपकी पहुँचेगी। अगला पॉइंट है, वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं। तो जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जनरली मृदा जो सोइल है उसको भी एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में अगर वे प्रेजेंस नहीं होंगे, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अप्रदन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बताया। तो फिर जब वे उस रास्ते से यानी वन से जब वे लौटे, तो लौटते टाइम उन्होंने क्या किया, जो टीबू है उनका, टीबू के गांव में भी वे 1 घंटे वहां पर व्यतीत करते हैं। गांव का मौसम काफ़ी सुहावना था। तो गांव का जो मौसम था वो काफ़ी वहां पर सुहावना था। गाँववासियों ने उन्हें बताया, जो गाँव के में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने उन्हें क्या बताया, जो टीबू के साथ जो व्यक्ति आए थे यानी प्रोफेसर अहमद थे और उनके साथ जो बच्चे थे, उन्होंने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है। तो आसपास जो वन है उनसे घिरे होने के कारण यहाँ पर जो बारिश है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब आता है अगला पॉइंट, हवा जो है, हवा भी ठंडी रहती है। जो हवा होती है, जो एयर है, वो भी वहाँ पर कूल यानी ठंडी रहती है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, यहाँ पर जो साउंड पोल्यूशन है वो भी कम है, क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेती है। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर जो बच्चे थे उन्होंने जो गाँव की हिस्ट्री थी उसकी इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गाँव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। तो उस क्षेत्र के जो गांव है और जो कृषि यानी जो खेती वे कर रहे हैं, तो लगभग 60 वर्ष पहले उन्होंने वन को काटकर वो वहाँ पर क्या था, यानी वन काटने के बाद वहाँ पर गांव बसा है और वहाँ पर खेती आपकी चल रही है। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया, जो टीबू है उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गाँव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था। जब वे छोटे थे तब क्या था, जो गाँव था वो छोटा था। धीरे धीरे क्या हो, जैसे पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या वहाँ पर बढ़ती चली गई और जो गाँव है वो बड़ा आपका होता चले गया। जितना आज है यह वनों से घिरा हुआ भी था, तो जितना आज है यह पहले क्या था, और ज़्यादा जो था वन से वो घिरा हुआ आपका था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने की लगे हैं। तो क्या है, जो सड़क हो रही है या इमारत जो आपकी बन रही है उनके कंस्ट्रक्शन की वजह से, और जो औद्योगिक विकास आपका है, इंडस्ट्रीज एरिया यानी इंडस्ट्रीज आपकी डेवलप हो रही है और लकड़ी की जो बढ़ती मांग है उस कारण जो वन है, जो फॉरेस्ट है, उन्हें काटा जा रहा है और वे का धीरे धीरे वे लुप्त आपके होते जा रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि जो दादाजी है वो खुश नहीं थे। दादाजी क्या हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थी, क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा है। यानी जो उनके गांव के समीप, गांव के आसपास यानी गांव के पास में जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, उसका पुनः यानी वो कट तो रहा है लेकिन उसे दोबारा कोई लगा नहीं रहा है। इस वजह से जो दादाजी से वे दुखी थे और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। प्रोफेसर अहमद ने कहा, यदि हम समझदारी से काम लें, अगर हम समझदारी से काम ले तो हम वनों और पर्यावरण से संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो संरक्षित यानी उसे कंजर्व करने के साथ साथ विकास यानी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट कि बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणाम को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। तो बच्चे जो है इस तरह की घटनाओं को दिखाने के लिए उन्होंने बच्चों ने कुछ जो चित्र है, जो पिक्चर है वो भी बनाई। तो वन
भ्रमण के उपरांत जब वे वन का भ्रमण यानी वन में फॉरेस्ट में घूमने के लिए गए थे, जंगल में, तो उस समय प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा था। बच्चों ने लिखा वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। जो बच्चों ने क्या लिखा, जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वो हमें क्या देते हैं, O2 देते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। वे मृदा की सुरक्षा करते हैं, वे साथ साथ क्या करता है, जो सोइल है उसकी सुरक्षा भी करता है, सेफ्टी करता है, और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है। अनेक जो जंतु है वो वहाँ पर रहते हैं, तो उनके रहने की जो जगह है वो भी वन है। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में भी सहायक है। जो फॉरेस्ट होता है, जो वन होता है, तो आसपास के जो क्षेत्र होता है, जो एरिया है, उसमें वर्षा का यानी जो रेन का जो लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल आपका रह सकता है, तो उसे बनाए रखने में भी वो हेल्पफुल होता है। लास्ट पॉइंट है, वन जो है वो औषधीय पादपों, जो वन है वो जो जड़ी बूटी आपकी है वो पौधों से बनती है, और कास्ट और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत आपका है, सोर्सेज हैं। हम अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। तो अपने जो वन है उनको कंजर्व करने के लिए हमें जितना भी पॉसिबल आपको ट्राई कर सकते हो उतना कर सकते हो। तो अब है आपका जो नेक्स्ट, यदि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा। फिर से आपका जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर वन जो है वो लुप्त हो जाएगा तो क्या होगा। अगर वन लुप्त हो जाएगा तो धीरे धीरे जो सारी जो चीज़ें हैं वो भी लुप्त आपकी हो जाएगी, उसके भी हम पॉसिबिलिटी, यानी हम खुद भी वहाँ पर नहीं रह सकते, तो हम भी नहीं रहेंगे, तो सारी चीज़ें जो होगी धीरे धीरे नष्ट होती आपकी चली जाएगी। ये आपका जो चैप्टर था, चैप्टर 17 था। चलिए चैप्टर 17 आपका था, लास्ट चैप्टर आपका बचता है। चलिए वो कल हम डिस्कस करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।